कि हाउ टू प्रिपेयर ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी। ये बात ध्यान रखना, हम ज्योग्राफी को भी अंडरलाइन नहीं कर रहा, इससे सारे इम्तिहान निकल जाएंगे, लेकिन ज्योग्राफी यूपीएससी के लिए क्या करना है। ये इवन यूपीएससी में ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा डायनेमिक सब्जेक्ट है कि जिसने हर जगह छिंकारा है, हर जगह टच किया है। अब इसके टच करना, इसकी वजह से आपका इकोनॉमिक्स टच होता, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री टच होता कि पानीपत की युद्ध की लड़ाई तीनों बार यहीं पर क्यों हुई। इसका आंसर आप अगर इतिहास पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो शायद ना मिल पाए, लेकिन ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, उसकी फिजियोग्राफी जब देखोगे, भू आकृति जब देखोगे, तब आपको इसका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन क्या पूछा था यूपीएससी ने कि जो पानीपत की जो लोकेशन है, वहाँ पर वर्ल्ड की 3 सबसे विध्वंसक लड़ाइयाँ लड़ी गई। क्या कारण था कि ये 3 विध्वंसक लड़ाइयाँ वहीं पर लड़ी गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर किसी भी बुक ने नहीं लिखा होगा, लेकिन अगर आपकी समझ, सोच और आपका किसी भी चीज़ को देखने का तरीका इस तरीके का है कि आप उस पानीपत की लोकेशन को देखो। क्या देखो? लोकेशन कहाँ पे देखोगे? जब तक आपको ज्योग्राफी के बारे में थोड़ी नॉलेज ना हो। तो जब उस लोकेशन को देखा गया तो ये पाया गया कि पानीपत की जो लोकेशन है वो दिल्ली के आजू बाजू है। मतलब अगर दिल्ली, और दिल्ली है कैपिटल सिटी, अगर दिल्ली कैपिटल सिटी पे किसी ने अधिकार कर लिया, इसका मतलब पूरे देश पर अधिकार कर लिया। तो दिल्ली पे अधिकार करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? पानीपत। आते थे लोग तो राजा दिल्ली शहर में तो लड़ाई लड़ेगा नहीं, आके किसी जगह पे लड़ेगा। पानीपत में वो आ गया, इधर से दूसरी सेना आ गई, क्लैश हुआ। वजह क्या थी? दिल्ली। कैसे पता चल रहा है ये ऐसी चीज़? ये लोकेशन, ये किससे पता चलता है? ज्योग्राफी से। हिस्ट्री ज्योग्राफी से। इन्वायरमेंट तो छोटा सा एक पार्ट खुद है ज्योग्राफी का, एकदम वही पार्ट है। 2023 के बाद उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा दी गई है, क्योंकि आईएफएस का पेपर अलग हो गया, इस वजह से उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें सैटेलाइट, तो सैटेलाइट काम ही किस पे करती है? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, हाँ, यही सब चीज़ें। और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में कहाँ पढ़ोगे? ज्योग्राफी। अर्थ घूम रही है, तो जब घूम रही है कि उसी के अकॉर्डिंग ही तो सैटेलाइट भेजेंगे हम लोग। तो सैटेलाइट की ऑर्बिट बताई जाती है। यदि सैटेलाइट को अगर हमें आसमान में प्लेस करना है तो उसकी अपनी एक कक्षा होती है, एक ऑर्बिट होती है जिसमें वो घूमा करता है। तो ये जो कक्षा होती, ऑर्बिट होती, स्पेस होता, सौरमंडल होता, ग्रह होते, कहाँ पढ़ोगे? ज्योग्राफी में पढ़ोगे। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट की रिलेवेंसी ज्योग्राफी के साथ है, तो इतना इंपॉर्टेंस है। अनफॉर्चुनेटली ज्योग्राफी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन 2015 के बाद से, 2013, 14, 15 के बाद से थोड़े से कम हो गए थे, नहीं आते थे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस नहीं आते थे। तो क्या इसका मतलब क्या पढ़ना छोड़ दें? लोगों ने शायद छोड़ा, और पिछले साल उसने वो धमाका मारा, यूपीएससी ने 18 क्वेश्चन दिए। सबने देखा होगा पेपर, 18 क्वेश्चन। अब क्या हुआ, सब ज्योग्राफी की डिमांड बढ़ी, तो हर जगह सिर्फ ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बिक रही थी, सब पढ़ने लगे। तो किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, इंक्लूडिंग ज्योग्राफी। अगर क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आगे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, पूछ लिया। और अगर नहीं पूछे जा रहे हैं कि रिलेवेंसी से आप सवालों को सॉल्व तो कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंस बहुत है ज्योग्राफी की, बहुत इंपॉर्टेंस है। अब ध्यान रखें इसकी इंपॉर्टेंस है क्या, तो सबसे पहले ये देख ले कि इसकी इंपॉर्टेंस हम जनरली क्या करेंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अगर हम इसकी सबसे पहले दिख रहेगी इंपॉर्टेंस पे, इसकी इंपॉर्टेंस कैसे पता चलेगी? आप देख लो, चाहे प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना कि इस बार इसमें अप्रॉक्सीमेटली 18 क्वेश्चंस आए हैं।
इससे पहले सिंगल डिजिट में क्वेश्चन आते थे। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जो इन्वायरमेंट का सेक्शन है, इन्वायरमेंट को आप ज्योग्राफी से अलग नहीं कर सकते। अब बताओ इन्वायरमेंट में क्या पूछा जाता है, फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट कितने प्रकार के हैं? तो फॉरेस्ट में कौन रह रहा है? जानवर रह रहे हैं, तो फ्लोरा फौना वो सब वहीं पाए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर इसी का पोर्शन, आप पढ़ोगे ना इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी हम बात करेंगे पूरे तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट को आप ज्योग्राफी से अलग नहीं कर सकते। और अगर इन्वायरमेंट को ज्योग्राफी को मिला के यूपीएससी में पूछा जाए किस क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता है, अगर ऑन एन एवरेज देख लूँगा इन्वायरमेंट प्लस ज्योग्राफी, इसको मिलाकर ऑन एन एवरेज 25 क्वेश्चन आते हैं। ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ, और किसी किसी साल तो कंडीशन ये कि 35 क्वेश्चन इससे आए हैं। अब जैसे इसी साल का आप देख लो 18 क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी से हैं, तो रिलेवेंसी 10, 12, 15 क्वेश्चन की जो इन्वायरमेंट में भी है। तो ये इंपॉर्टेंस है ज्योग्राफी की। तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो इन्वायरमेंट, हाँ इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें कन्वेंशंस वो हम लोग देख लेंगे। लेकिन ऑन एन एवरेज 25 क्वेश्चन आपको इससे मिल रहा है, मतलब 1/4 पेपर आपका इसी से हो रहा है। कभी कभी तो 1/3 भी हो जाता, हुआ है कई बार। तो प्रीलिम्स में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद आता है जीएस मेंस में। तो मेंस के किस पार्ट में है ये? जीएस पेपर के किस पेपर में? जीएस के किस वाले पेपर में है? ज्योग्राफी, GS 1, GS 1 में ज्योग्राफी। GS 1 में क्या आता, क्या क्या आता? इतिहास, सोसाइटी, ज्योग्राफी। हाँ, और जैसे मैंने क्या बताया, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी आपस में कोरिलेट हैं। इट मीन्स तो एनवायरनमेंट किस पोर्शन में आता? जीएस किस पोर्शन में एनवायरनमेंट आता? 3। और GS 3 में क्या आता है? एनवायरनमेंट तो आता ही आता है, और साथ में इकोनॉमिक में एक सेगमेंट है जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर है ना, और एग्रीकल्चर से अगर आप एग्रीकल्चर क्या ज्योग्राफी के बिना पढ़ सकते हो? नो, नॉट एट ऑल, नहीं पढ़ सकते आप बिना ज्योग्राफी के। तो GS पेपर 3 में भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखे हुए जितनी GS पेपर 1 में रखे हुए। इसके बाद तीसरी चीज इंपॉर्टेंट, एस्से। अब कुछ एस्से पे कैसे रिलेवेंसी? अब एस्से में आते हैं लगभग 8 से 10 एस्से आते हैं आपके, जिसमें 2 आपको लिखने होते हैं। पार्ट फर्स्ट में 4-5, पार्ट सेकेंड में 4-5, हर में से एक आपको ऐसे लिखना होता है। इन 4-5 में से कुछ ऐसे ऐसे होते हैं कि जिसकी रिलेवेंसी डायरेक्ट ज्योग्राफी से होती है। जैसे भारत के बॉर्डर के बारे में पूछा गया कि जो भारत का बॉर्डर है विभिन्न विभिन्न देशों के साथ अलग अलग तरीके से जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। तो भारत का बॉर्डर आप जब पढ़ोगे, भारत की जो सीमा है, जैसे ये भारत की सीमा है, पाकिस्तान से है, चाइना से है, बांग्लादेश से है, भूटान से है, म्यांमार से है, इन सब से। उसके बाद हमारे कुछ आइलैंड कंट्रीज़ भी हैं, लाइक इंडोनेशिया के पास हम पहुंचते हैं। उसके बाद मालदीव इधर आता है, यहाँ पर मालदीव आ जाता। तो भारत अपने बाउंड्री किसे किसे शेयर कर रहा है, उस शेयरिंग के साथ भारत की बाउंड्री के साथ, भारत के बॉर्डर के साथ पाए जाने वाली चुनौतियों के बारे में वर्णन कीजिए। 1500 वर्ड में आपको लिखना है, 1250 वर्ड में नियरें लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे इस ऐसे को? तो जब तक आपको भारत की बाउंड्री के बारे में पता ना हो। अब जब भारत की बाउंड्री के बारे में पता करोगे तब आप देखोगे भारत की बाउंड्री 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक बाउंड्री उसको बोलते हैं जो कि थल के आधार पर जुड़ी हुई, लैंड से जुड़ी हुई है। इसमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं। इसके बाद भारत की जो बॉर्डर है वो कुछ कंट्री के साथ ओशन के साथ जुड़ा हुआ है, लाइक श्रीलंका, लाइक मालदीव है, थोड़ा बहुत बांग्लादेश के साथ भी शेयर हो रहा, थोड़ा बहुत। ये कहाँ से पता चल रहा आपको? ज्योग्राफी से। टॉपिक क्या है? इससे। तो ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस यहाँ पर भी होती है। और इससे आपको पता है 250 नंबर का आता है, एक 125, दूसरा 125। तो 125 आपको यहाँ से मिल गए। इसी तरीके से GS 1 में 250 नंबर का पेपर है, 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, जिसमें से 100 और 105 ये जो मार्क्स हैं ये काहे के हैं? टोटल ज्योग्राफी के। मतलब कि GS पेपर 1 में जो 250 नंबर का मार्क्स आएंगे, 250 नंबर का होता है ना हर GS, उसमें से 100 या 105 नंबर आकर किससे आ जाएंगे? ज्योग्राफी से आएंगे ही आएंगे।
इसके प्लस होगा, इससे नीचे नहीं होगा, और इससे नीचे हो गया तो समझ लो उस दिन उस साल मेरिटी बहुत कम जाएगी। ये पोर्शन हो गया। GS3 एनवायरनमेंट, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा आएगा। एनवायरनमेंट के अगर 2 क्वेश्चन आ गए तो 15 के अगर 2 क्वेश्चन है तो 30-35 नंबर ये एग्रीकल्चर में क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये मान लो कि रफली अगर मान लो तो अप्रोक्सीमेट में 50 मार्क्स आपको GS पेपर 3 से मिल जाएंगे। ये वैरी करेगा, हो सकता है कम भी हो जाए, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। इन्वायरमेंट की जो ज़्यादा प्रेफरेंस है वो मेंस में नहीं है, इसमें ज़्यादा है। इससे आ गया तो पूरा 125 नंबर है, और कहीं ना कहीं ज्योग्राफी की मदद से ही आप कहीं ना कहीं हर चीज़ों को अपने पॉइंट को लिखोगे। तो अगर मैं मान लूँ, अगर ऑन एन एवरेज मान लूँ तो 125 नंबर या इससे कम हो सकता है। एक सब्जेक्ट से इतनी इंपॉर्टेंस, मतलब मेंस में अगर 100, 150 और फिर 100 मान लो तो लगभग 250 नंबर आपके GS में सिर्फ ज्योग्राफी की रिलेवेंसी से आ रहे हैं। कुछ डायरेक्ट आ रहे हैं, कुछ इनडायरेक्ट आ रहे हैं। प्रीलिम्स में यही रेंज तो होता नहीं कि जैसे पिलर वाले सब्जेक्ट आपके कौन है, उसमें से ज्योग्राफी एक आपका पिलर बनता है। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर ज्योग्राफी, है ना? ये हो गई इंपॉर्टेंस। अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ये देखेंगे कि एग्जैक्टली यूपीएससी ने सिलेबस में क्या किया है। सिलेबस को तोड़ेंगे, थोड़ा सा प्रीलिम्स के सिलेबस को तोड़ेंगे, थोड़ा सा मेंस के सिलेबस को तोड़ेंगे, और उसको मैं अपनी लैंग्वेज में आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर उसके बाद कौन कौन सी बुक लिस्ट आपको पढ़नी है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग, और बुक लिस्ट पढ़ने के बाद क्लास की क्या अप्रोच होगी आप लोगों के साथ उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होती है, सबके लिए अलग अलग अप्रोच होती है, लेकिन जिससे सबसे अच्छे रिजल्ट अभी तक मिले हैं वो अप्रोच भी मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। ठीक है, तो इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि सिलेबस क्या है, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ आर यूपीएससी, है ना? यह है आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। अब अगर इससे आप आइडेंटिफाई करने चाहो कि हम इससे क्या क्या पढ़ना है मुझे प्रीलिम्स के लिए, तो एकदम नियरली इम्पॉसिबल चीज़ है आपके लिए इसको आइडेंटिफाई करना। इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी कुछ क्लियर ही नहीं होता। इसके बाद इन्होंने थोड़ा बोला है कि हमें फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना, उसके बाद हमें सोशल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना, और उसके बाद हमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना। हाँ, तो अब इनको अगर डिकोड कर लेंगे तो काम आसानी से बन जाएगा। तो खेल क्या होगा हम लोग का, हम लोग इन्हीं 3 वर्ड को डिकोड करेंगे। अब इसके बाद लगे हाथ हम मेंस का भी देखे लेते हैं, ताकि उसके बाद जो पूरा डिकोड प्रोसेस है वो मैं आप लोग के सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इसके बाद मेंस को मैं लिखूंगा नहीं, बस आप लोग के सामने पढ़ूंगा, और आप लोग को देखना चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो रही है। अभी डिकोड मैं पूरी अपनी लैंग्वेज में करूंगा, बस खाली देख लो मेंस में क्या बोला जाता है। ठीक है, देखो जो मेंस का यूपीएससी का मेंस का सिलेबस है उसमें जो पहली हेडिंग है लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कि वर्ल्ड में जो की नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो गया, सब कुछ हो गया। नेचुरली जो रिसोर्सेज आपको मिले हुए लाइक जंगल वंगल, ये सारी चीज़ें आपके किस में आ गए, जंगल वगैरह, ये सब की नेचुरल रिसोर्सेज। और ये कहाँ पर, यहाँ पर वर्ड देखिए यूज़ किया गया है, साउथ एशिया इंक्लूडिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंक्लूडिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ये सब बातें हम लोग आगे करेंगे, जैसे इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ रहे हैं। यहाँ पर जो की नेचुरल रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं इनके बारे में मेंस में आपसे पूछा जाएगा। और ये कहाँ कहाँ पे पाए जाने चाहिए, साउथ एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इंक्लूडिंग वर्ल्ड में भी। की नेचुरल रिसोर्सेज क्या है वर्ड, की नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद इसी के आगे लिखा हुआ है कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। उसके बाद इसी पॉइंट में लिखा हुआ है कि वर्ल्ड में पाए जाने वाले जो प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है और टर्शियरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर को हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, प्राथमिक सेक्टर। द्वितीयक सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें होती हैं, और टर्शियरी वो होता है जिसमें सर्विसेज दी जाती हैं। प्राइमरी में एग्रीकल्चर जो खेती वेती होती है वो प्राइमरी सेक्टर होता है, मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री होती है वो सब मैन्युफैक्चरिंग में आती है, और जो सर्विसेज जैसे डॉक्टर होता है, इंजीनियर्स होते हैं, उसी के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देते हैं ना लोगों को। अब हम पढ़ा रहे हैं,
आपको एक सर्विस दे रहे हैं, तो हम किस में आएंगे? टर्शरी, तृतीयक सेक्टर में आएंगे। तो ये जो 3 तरह के सेक्टर हैं, ये पूरे वर्ल्ड में कहाँ, इनके पीछे क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनकी लोकेशन को लेकर। अगर किसी रीजन में प्राइमरी सेक्टर कहीं पर पाया जाता है तो उसके पीछे रीज़न क्या है? सेकेंडरी सेक्टर अगर चाइना में ज़्यादा पाया जा रहा है तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है? टर्शरी सेक्टर अगर किसी वर्ल्ड में पाया जा रहा है तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है? और पूरे वर्ल्ड में देख के बताओ, और साथ ही साथ इंडिया में भी देख के बताओ। ये आपके ज्योग्राफी के सिलेबस में लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है। अभी पूरा डिकोडेशन हम बताएंगे इसको करना कैसे। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें क्या बोलता? दूसरा पॉइंट बोलता है कि इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन्स एक्सेट्रा। मतलब इसके बाद क्या बोल रहा है कि वर्ल्ड में जो जियोफिजिकल फिनोमिना इंपॉर्टेंट पाए जाते हैं। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट फिनोमिना है इन्होंने खुद दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले दिया हुआ अर्थक्वेक, भूकंप, अर्थक्वेक। दूसरे नंबर पे आता है सुनामी। सुनामी क्या है? सुनामी इज अ टाइप ऑफ भूकंप जो कि समुद्र में पाया जाता है। समुद्र में जब भूकंप आता है ना तब उसको सुनामी बोल देते हैं, और उसकी वजह से लहरें उठती हैं, और लहरों की वजह से सब जो कोस्टल एरिया में लोग रह रहे होते हैं उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं। क्लियर? उसके बाद बढ़ाता है वोल्केनिक एक्टिविटी। मतलब वोल्केनो कहीं है तो उसके अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटी होती है। जब वोल्केनो होता है उसके अंतर्गत क्या पाया जाता है? मैग्मा। जब वो बाहर आता लावा बन जाता। तो जब अंदर होता तो अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है, बाहर आता तो बाहर भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है। जब अंदर रहता है जम जाता है तो कुछ लैंडफॉर्म बनते हैं, जब बाहर आता है जमता है तो कुछ लैंडफॉर्म बनते हैं। और इसी वोल्केनिक इरप्शन की वजह से कभी कभी लैंड बहुत फर्टाइल हो जाती है, कभी कभी क्या हमेशा ही लैंड फर्टाइल होती है। तो जो वोल्केनिक एक्टिविटी है इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद क्या चीज़ आती है नेक्स्ट? हाँ, साइक्लोन। साइक्लोन का मतलब क्या है? घूमती हुई चक्रवाती हवा। ये एक तगड़ा प्रोसेस है। तो वर्ल्ड में कुछ जगहों पर कुछ डिफरेंट तरह के साइक्लोन आते हैं, कुछ जगहों पर कुछ डिफरेंट तरह के साइक्लोन आते हैं। जैसे सपोज दैट आपकी ये अर्थ है, तो ये वाला जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ पर आने वाले जो साइक्लोन होते हैं इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसके ऊपर वाला जो रीजन होता है ये, और नीचे भी ये वाला जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेट रीजन, शीतोष्ण क्षेत्र। यहाँ पर पाए जाने वाले जो साइक्लोन होते हैं वो दूसरी तरह के होते हैं, इनको बोलते हैं टेम्परेट या शीतोष्ण कटिबंधीय साइक्लोन। अब ये जो साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन है, इनकी अपनी अपनी कुछ खास बात है। इनके बनने की वजूहात अलग है, इसके बनने की वजह कुछ अलग है। तो क्या वजह होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। और इसके ऊपर इतना जोर क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये इंडिया को भी बहुत इंपॉर्टेंटली इफेक्ट करती है। तो साइक्लोन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। साइक्लोन 2 तरह के, ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, टेम्परेट साइक्लोन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, सबके बनने की वजह, कैसे चलते हैं, मानसून पे क्या असर पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल बेसिस हैं जो आपसे पूछी जाएंगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। आगे क्या लिखा है इसके बारे में? हाँ ठीक है, एक्सेट्रा हो गया। अब एक्सेट्रा लग गया, इसका मतलब और भी बहुत सारे हैं। अभी क्या है वो हम लोग का काम है आप लोग को डिकोड करना। अभी उसके आगे पढ़ते हैं। ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन, चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड द आइस केप्स। देखो ज्योग्राफिकल फीचर, अब जैसे ज्योग्राफिकल फीचर क्या है, कहीं पे आप देखोगे एकदम से माउंटेन है, माउंटेन के बाद ज़मीन पूरा फ्लैट ज़मीन है, कहीं कहीं पे गड्ढे हैं। जैसे इंडिया को देखो, अगर जैसे मान लो मैं इंडिया हूँ पूरा, तो सबसे ऊपर क्या है? हिमालय। हिमालय के बाद नॉर्दर्न प्लेन, उसके बाद दक्कन का प्लेटू, उसके बाद दक्कन का प्लेटू में नीचे से चला गया। अगर हम यहाँ पे आ जाएँ तो यहाँ पे क्या है? आइलैंड्स पड़ते हैं ओशंस में। तो ज्योग्राफिकल फीचर चेंज हो रहे हैं ना, यहाँ पर माउंटेन है, फिर यहाँ पर प्लेन पाया गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा उठा हुआ रीजन है। तो ये जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, और इसमें कभी कभी क्रिटिकली चेंज आ रहा, एकदम से माउंटेन के बाद एकदम से फ्लैट। इसी तरीके से माउंटेन पे गए तो ग्लेशियर्स वहाँ पे पाए जा रहे हैं। तो ये जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं
और इसमें जो क्रिटिकल चेंजेस आते हैं, एकदम से आइस कैप्स बन जाता, एकदम से वी शेप वैली बन जाती। तो अर्थ पर इंक्लूडिंग पूरा वर्ल्ड कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जैसे एंडीज, एल्प्स, पर्वत श्रेणियां हैं, है ना। इसी तरीके से कालाहारी डेजर्ट, तो कहीं पे एकदम से डिजर्ट पाया जाने लगता है, कहीं पर एकदम से वाटर बॉडी लेक पाई जाती है। तो अलग अलग लोकेशन पे जैसे जैसे आप चलते चले जाओगे एकदम से जंगल पाए जाते हैं, एकदम से लेक्स पाए जाने लगते हैं, एकदम से ग्लेशियर मिलने लगते हैं। तो क्या वजह होती है और क्या वजह होती है, एकदम से माउंटेन मिल गए। माउंटेन कभी सॉफ्ट होते हैं, कभी हार्ड होते हैं। तो जितने भी जियोफिजिकल फीचर्स हैं उनके बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है, जो कि आपसे पूछा गया है। इसके बाद देखते हैं क्या चीज़ें हैं। इसके बाद जो चीज़ आती है कि वाटर बॉडीज एंड इन फ्लोरा एंड फौना एंड इफेक्ट टू सच चेंजेस। और इन जियोफिजिकल फीचर्स की वजह से, कहीं पे माउंटेन है तो वहाँ पर फ्लोरा फौना अलग तरीके का पाए जाएंगे, वाटर बॉडी होगी वहाँ पर फ्लोरा एंड फौना अलग तरीके के पाए जाएंगे। इसी तरीके से अगर ओशनिक चीज़ें होंगी तो वहाँ पर फ्लोरा एंड फौना अलग पाए जा रहे हैं। फ्लोरा फौना समझ रहे हो ना। फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति और फौना का मतलब होता है एनिमल्स, ठीक है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनको फ्लोरा बोला जाता है और जो जानवर होते हैं उनको फौना बोला जाता है। तो ये जियोफिजिकल फीचर के साथ कैसे चेंज होते हैं, ये इन्वायरमेंट में भी आप पढ़ोगे। यही इन्वायरमेंट है कि जब आपका पहाड़ आता तो वहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति कोनिकल हो जाती, मतलब कोनदार हो जाती। इसके पीछे क्या रीज़न है? डेजर्ट में आओगे तो जो वहाँ पर वनस्पति पाई जाती है वो कटीली है, पत्ते वहाँ के सोखते हैं। क्या वजह है? ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। और इसी के साथ साथ वहाँ के जो जानवर होते हैं वो भी कुछ अडेप्टेशन करते हैं। अडेप्टेशन इन द सेंस उसी परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ये आपके सिलेबस में मेंशन है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हम लोगों से, पढ़ सकते हो, बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सेलिएंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड, फिजिकल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी एंड एनवायरमेंटल इकोलॉजी। इसके बाद बोलता है कि वर्ल्ड की सेलिएंस फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करो, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो फिजिकल ज्योग्राफी है। अब ये फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है अभी मैं अपने वर्ड में डिकोड करूंगा, तो इसको अभी यहीं पे रहने दो, इसको मैं अभी डिकोड करूंगा कि ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी इसका मतलब क्या होता है। तो इस वाले लाइन में आपसे पूछा गया है। अब जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है ये भी इन्होंने डिफाइन किया है और क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है ये भी डिफाइंड है, ये आपसे पूछा जाएगा। ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अभी क्या है मैं आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आप चाहे प्रीलिम्स का सिलेबस उठा के देखो, चाहे मेंस का सिलेबस उठा के देखो, तो चीज़ों को प्रीलिम्स में इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन मेंस में थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो पॉइंट यह था कि इस पूरे सिलेबस को हम लोग को कंप्लीट कैसे करना है, कैसे कंप्लीट करना है। अब ये जो सिलेबस है इसको क्या प्रीलिम्स के लिए हम अलग से पढ़ाई करें, क्या मेंस के लिए अलग से पढ़ाई करें, ये आंसर होगा इसका नहीं। हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी है और हम उसमें कैसे चलेंगे वो आपके सिलेबस ने आपको बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपके सिलेबस, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जाओगे तो हो सकता है चीज़ें कभी कंप्लीट ही ना हो, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो हमने क्या किया है कि हम उसको एक डिकोडेड फॉर्म में आपके सामने लेके आएंगे और उस फॉर्म के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। जैसे अब चाहे प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ और कैसे आपको अप्रोच रखनी है, सिलेबस भी आपका हो जाए और आपके सारे कॉन्सेप्ट भी सारे चीज़ हो जाए, उसको मैंने क्या किया है प्री और मेंस को सबमर्ज करके एक कंटेंट आपको पढ़ना है मजबूती के साथ। वो कैसे पढ़ना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब हम लोग की क्या अप्रोच होगी इस सिलेबस को देखने के बाद, तो अप्रोच में हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। तो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन अभी हम लोग करेंगे जो आप लोग को पढ़ना है। तो देखिएगा जैसे प्रीलिम्स में लिखा हुआ था सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी, हाँ तो ध्यान रखना फिजिकल ज्योग्राफी अभी कहीं और भी तो लिखा हुआ था, मेंस में भी तो लिखा था। अब अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करो तो फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है जियो मॉर्फोलॉजी, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भू आकृति विज्ञान। भू आकृति
ठीक। उसके बाद आती है ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी, और ओशियनोग्राफी में आपको क्या पढ़ना है? समुद्र विज्ञान। अभी क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगा, समुद्र विज्ञान या समुद्र भूगोल, कुछ भी बोल सकते। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु से संबंधित विज्ञान या जलवायु से संबंधित भूगोल। ठीक। और आपके सिलेबस में एक वर्ड और भी यूज किया गया है, बायोजियोग्राफी। इसको क्या बोलेंगे? बायो का मतलब जीव, ज्योग्राफी का मतलब भूगोल, जीव भूगोल। ठीक है, ये फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब। अब देखो है क्या, अब आपको पढ़ना क्या है? वो तो सिलेबस था, अब आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है फिजिकल ज्योग्राफी, आपको पढ़ना है सोशल ज्योग्राफी, आपको पढ़ना है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। कहाँ की पढ़ना है? पूरे वर्ल्ड की पढ़ना है। और पूरे वर्ल्ड के पढ़ने के साथ वही सारी चीज़ों को इंडियन कंटेक्स्ट में भी पढ़ना। अब जियोमॉर्फोलॉजी आप वर्ल्ड के लिए भी पढ़ोगे और भारत के कंटेक्स्ट में भी पढ़ोगे। अब जियोमॉर्फोलॉजी में है क्या, देखना क्या लिखा हुआ है? भू आकृति विज्ञान। अब भू की आकृति कैसी है? गोल है, स्फेरिकल है, गोल है ना, गोल है। हमारी भू कैसी है? अंडे की तरह। अंडे के आकार की नहीं है, अंडे के आकार की नहीं है। अंडे के आकार क्या, वो परवलयाकार हो जाता है। देख रहे क्या, भूगोल का नाम भूगोल क्यों पड़ा? लेकिन लोगों को ये माना था कि जो भू है वो गोल है, तो भू गोल हो गया। देखिए गलत है, इसका नाम वो दूसरा हो जाना चाहिए, भू जियोइड हो जाना चाहिए। हुआ क्या, पढ़ेंगे इसके बारे में। तो भूगोल है, पहले तो भू आकृति के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो पहले ये तो पता चले कि हमारी भूगोल है, भू है कैसी। तो जब अभी की पूरी साइंटिफिक रिसर्च के बाद ये पता चलता है कि अगर आप गेंदा हो, जो आपकी बॉल होती है, चाहे फुटबॉल ले लो, चाहे क्रिकेट की बॉल ले लो, चाहे स्माइली वाली बॉल आती नहीं पंच होने वाली, स्माइली वाली ज़्यादा आसानी से पंच हो जाएगी। तो स्माइली वाली बॉल लेना और हल्का सा ऊपर से और नीचे की तरफ से प्रेस कर देना। जैसे ये मान लो आपकी स्माइली वाली बॉल है। अब जब ऊपर से आप प्रेशर लगाओगे अपने हाथ से और नीचे से प्रेशर लगाओगे तो होगा क्या, ये जो बॉल होगी ये कुछ इस तरीके की हो जाएगी, हल्का सा नीचे की तरफ से फ्लैट हो जाएगी और यहाँ पर थोड़ा सा ये इंक्रीज कर जाएगी, इतना इंक्रीज कर देगी, इंक्रीज करेगी। तो ये पर्टिकुलर एक शेप बन के आया। हाँ, ये एक पर्टिकुलर शेप बन के आया और इस पर्टिकुलर शेप को, चूंकि अर्थ का शेप इस तरीके का हो गया है, इसी वजह से इस पूरे शेप का एक नाम दे दिया गया है। क्या नाम दे दिया गया? ज्योइड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ का शेप का नाम क्या है तो उसको बोलते हैं ज्योइड। आपको हिंदी में भी यही लिखना चाहिए, ज्योइड। तो ये भू की पहले बाहर से आकृति है। ये कैसे बना, क्या प्रोसेस हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन सी चीजें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सब हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। अब मान लो कि हमने पृथ्वी का साइज तो समझ लिया। अब ग्लोब को उठा के अगर आप देखोगे, सर्वेश ग्लोब भी लेते हैं आप ऑफिस में रखा हुआ है, तो हमको ये पता चला कि एकदम गोल नहीं है पृथ्वी, हल्की सी पोल की तरफ से दोनों पोल थोड़ी थोड़ी सी चपटी है और जब चपटी है तो इधर वाला थोड़ा सा बाहर की तरफ निकली हुई है। अंदर क्या होता है, अंदर ज़्यादा निकला हुआ होता है ना। तो ये चीज़ें ये बाहर चुकी। अब हम अगर अपनी पृथ्वी को देखें, उसके साइज में तो शेप हमने पता चल गया। अब अगर उस पृथ्वी को देखोगे, अच्छा है ना, ये है। अब इस पृथ्वी को देखो, कहीं कहीं पे नीला नीला दिखाई दे रहा और कहीं कहीं पे दूसरे डिफरेंट कलर में दिखाई दे रहा है, जस्ट लाइक दिस। हाँ, तो ये क्या है, ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले उभार हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड मास, और इस वाले क्या बोलते हैं, ओशन। तो ये कहीं कहीं पे बहुत हाइट है। अब जैसे अगर आप ये देखो, जस्ट लाइक हिमालय, अर्थ, इंडिया का प्रोसेस देखो, ये इंडिया है, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर क्या है, माउंटेन। इसी तरीके से अमेरिका में देखो, एक माउंटेन रेंज ये पाई जाती है और इसी तरीके से दक्षिण अमेरिका में एक ऐसी रेंज पाई जाती है। हाँ,
इसी तरीके से बहुत सारी प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो माउंटेन रेंज क्यों उठी? तो भू की आकृति गोल थी। अब उसके बाद जो अब हमने और डेप्थ एनालिसिस की तो यहाँ पर क्यों उठी? अब भारत में अगर आ जाओ, यहाँ पे माउंटेन था और यहाँ उसके नीचे वाला जो रीजन है वो प्लेन बन जाता, नॉर्दर्न प्लेन जिसको बोलते। उसके बाद यहाँ पर जो ये वाला जो रीजन है ये प्लेटू बनता, मतलब कि ये बहुत हाइट पर है, बहुत हाइट है, लगभग 6000 मीटर की एवरेज हाइट है। उसके बाद ये एकदम फ्लैट है और ये थोड़ा सा 1000-1500 मीटर की हाइट पे है, मतलब कि फ्लैट है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि सपोज है, अगर आप ऐसे क्लासिफिकेशन करो तो भारत का जो नॉर्दर्न प्लेन है माउंटेन है, फिर ये प्लेन है और फिर दूसरा वाला जो रीजन है कुछ ऐसे बनता है। पहले हिमालय पाए जाते हैं, फिर उसके बाद प्लेन पाया जाता है, उसके बाद अपलिफ्टेड माउंटेन है। तो ऐसी आकृति क्यों बनी इंडिया में और इसी तरह की आकृति पूरे वर्ल्ड में क्यों बनी? पूरे वर्ल्ड में क्यों बनी? क्या वजह थी? तो जब आप इन सब चीज़ों को जानने लगोगे तब आपको पता चलेगा इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन दिए गए कि जो भू आकृति है वो ऐसी क्यों बनी। तब आपको कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। हाँ, तब आप इसी के अंतर्गत आप शायद चीज़ आपको पढ़ जाए, आपको पढ़ना पड़ेगा इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस। इंडोजेनिक का मतलब अंतर्जनित बल, एक्सोजेनिक का मतलब बहिर्जनित बल। अंतर्जनित का मतलब ऐसे फोर्स जो कि ज़मीन के अंदर लग रहे हैं और ऐसे फोर्स जो ज़मीन के बाहर लग रहे हैं। जो बाहर लगते हैं उनको एक्सोजेनिक बोला जाता है, बहिर्जनित बल, और जो पृथ्वी के अंदर लग रहे हैं आपको पता भी नहीं चल रहा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोजेनिक फोर्सेस। और इन्हीं फोर्सेस की वजह से हमारी जो कभी कभी माउंटेन बन जाता है, कभी कभी नॉर्दर्न प्लेन बनता है, कभी कभी ये सब चीज़ें बन जाती हैं। तब ये चीज़ें जो पढ़ो, कहाँ पढ़ोगे? जियोमॉर्फोलॉजी। अब देखो मैंने क्या बोला कि दो फोर्सेस हैं, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस। इन फोर्सेस की वजह से ऊपर की जो लैंड है वो डिफॉर्म हो रही है ना। हो सकता है पहले प्लेन रहा हो, एकदम से अंदर का कुछ प्रोसेस चल रहा हो, उसकी वजह से वो अपलिफ्टेड माउंटेन बन गई हो। तो जो ऊपर की अर्थ की क्रस्ट है उसमें जब डिफॉर्मेशन बहुत दिखने लगता है, विजिबल डिफॉर्मेशन होता है, तब उस नए प्रोसेस को एक नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डायस्ट्रॉफिज्म। डायस्ट्रॉफिज्म का मतलब क्या है कि जो अर्थ की सरफेस है, अर्थ है आपकी, अभी मान लो कि फ्लैट है, क्या जहाँ पर हिमालय माउंटेन है क्या उससे पहले हमेशा वहाँ पे हिमालय माउंटेन थे? नहीं। सबको पता है? नहीं पता है तो हम इसके बारे में बात करेंगे। कुछ और था वहाँ पर, अब हिमालय माउंटेन बन गया। तो जब कुछ और था अब हिमालय का माउंटेन बन गया तो उसके अर्थ के क्रस्ट में चेंजेस आए ना। तो ये जो चेंजेस आए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायस्ट्रॉफिज्म। सब बताएंगे। अब डायस्ट्रॉफिज्म की वजह से अगर माउंटेन बन रहा है तो उस प्रोसेस को और दूसरा नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? ओरोजेनिक। और अगर माउंटेन नहीं बनता, कोई फ्लैट प्लेन बनता तो इपीरियोजेनिक बोला जाता। ये जितने भी चीज़ें मैकेनिज्म चल रहा है, व्हाट इज ओरोजेनिक, व्हाट इज इपीरियोजेनिक, व्हाट इज डायस्ट्रॉफिज्म, व्हाट इज वोल्केनिज्म, व्हाट इज इंडोजेनिक फोर्स, व्हाट इज एक्सोजेनिक फोर्स, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि भू की आकृति में डिफरेंस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सारी चीज़ें हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। अब इसके अंतर्गत पूरा क्लासिफिकेशन क्या होगा ये मैं आज डिफाइन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चलेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीज़ें भू आकृति विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है ओशियनोग्राफी। अभी मैंने क्या बोला कि ये जो हमारी अर्थ का लैंड वाला पार्ट है उसमें ऊपर क्या है, नीचे क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने किससे पढ़ लिया? जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में। अब बचा ओशियन, हमारा मेजर पोर्शन ओशियन है ना। तो अब ओशियन में क्या खेल हो रहा है? ओशियन का मतलब क्या है? ओशन के अंदर क्या क्या चीज़ हो। तो जब हम ओशन के बारे में, समुद्र के बारे में पूरे तरीके से पढ़ेंगे तब हम देखेंगे समुद्र में क्या चीज़ होती? पानी। समुद्र का पानी नॉर्मल पानी से किस तरह अलग है? पता चलेगा नमक की वजह से अलग है। समुद्र में नमक ज़्यादा पाया जाता, नॉर्मल पानी में नमक कम पाया जाता। पानी तो हम भी पीते हैं, पानी तो समुद्र का भी होता।
तो समुद्र के पानी में और हमारे पीने वाले पानी में क्या फ़र्क है? किस चीज़ का फ़र्क है? नमक का। और नमक को साइंटिफिक लैंग्वेज में सैलिनिटी बोलते हैं, कि सैलिनिटी ज़्यादा है और सैलिनिटी कम है। और इसके अंदर जाओगे तो फिर समुद्र में किस स्तर पर नमक ज़्यादा पाया जाता, किस स्तर पर नमक कम पाया जाता। समुद्र जैसे ज़मीन पर ऊपर वाल पूरा प्रोसेस बना हुआ है, पहाड़ है, माउंटेन, ये सब कुछ है, अंदर क्या है समुद्र के? तब आपको एक बात बता दो कि जितना बड़ा माउंटेन, ज़मीन पर सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। आसमान जो समुद्र में आओगे तो समुद्र में माउंट एवरेस्ट से बड़े भी माउंटेन बने हुए हैं। और कभी कभी जब वो समुद्र की उसकी चोटी ऊपर निकल के आती है तो कभी कभी जापान का रूप ले लेती है। अंडमान एंड निकोबार क्या है? नीचे माउंटेन है, वही के ऊपर से कोना दिख रहा है। जैसे सपोज है ये नीचे समुद्र में माउंटेन है, ये पानी की तली है, अभी डूबा हुआ, लेकिन अब मान लो कुछ माउंटेन ऐसा आ जाए जो समुद्र की तली का हल्का तो ऊपर निकला है, इसको तो टापू बोल देते हैं, आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार इसी तरह का आइलैंड है। अब ओशन में हमने देख लिया सैलिनिटी का कॉन्सेप्ट, झौवा पर कॉन्सेप्ट है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। अब इसी तरीके से देखोगे, ओशन है तो पानी है, पानी है तो बहेगा, तो कितने तरीके से बहेगा? कभी ऐसे से बहेगा, कभी ऐसे से जाएगा, इधर जगह शराबी उतर रहे हैं, हाँ ये बहेगा, कभी क्या मतलब आगे पीछे वाला खेल हो गया। ये क्या है? जब समुद्र का पानी एक बार आगे बढ़ता, एक बार पीछे आता, ये क्या होता है? समुद्र के पानी का एक मोमेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइड, ज्वार भाटा। अब कभी कभी क्या, इसको क्या बोलते हैं? तरंग, ऊपर ही नीचे खाली हो रहा है, और कभी कभी ऐसे भागता चला है बड़ी बड़ी लहरों में, तो उसको क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। टाइड, वेव, करंट, तीन तरह के समुद्र के मोमेंट हैं, हम लोग पढ़ेंगे। और अलग अलग मोमेंट की वजह से अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे टाइड, टाइड की वजह से बीचें साफ हो जाती। हाजी अली की दरगाह पे एक बार पानी ऊपर चढ़ता, एक बार पानी पीछे आता, ये क्यों होता? टाइड की वजह से। एक क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप समुद्र के बीच पे खड़े हो और धारा आती है समुद्र की और 1-1.5 किलोमीटर आगे तक पानी पानी, और फिर उसके बाद वापस चली जाती है, यूपीएससी क्वेश्चन बताओ आप किस बीच पे खड़े हो? क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में कि आप अगर समुद्र के बीच पर हो, सपोज कोई एक समुद्र का बीच है जिस पर आप टहल रहे हो, और पानी आएगा और बहुत आगे तक चला जाएगा, अभी क्या होगा? फिर वो पीछे चला जाएगा। तो आप बताओ भारत के किस समुद्री बीच पे खड़े हुए हो आप? अभी इसका आंसर कैसे दोगे? कहीं ज्योग्राफी की किताब में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, कहीं पे हो सकता लिखा हो। इसका आंसर क्या है? एक पर्टिकुलर लोकेशन थी चांदीपुर। चांदीपुर का बीच मशहूर है इसी वजह से क्योंकि इसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा ऊपर जाता पानी, वापस आ जाता पानी। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीज़ें कैसे आगे जाता, कैसे पीछे आता, करंट का क्या रोल है? कभी हम करंट पढ़ेंगे, ठंडी करंट, गर्म करंट। ठंडी करंट जहां से बहेगी वहां का माहौल ठंडा, लाइक कोई ठंडी करंट का नाम बताओ, पढ़ा है? करंट अभी नहीं पढ़ा। हाँ, पेरुवियन करंट ठंडी करंट है जिसको हमबोल्ट हम बोलते हैं। क्या मतलब है? जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडोनेशिया, तो ये जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका पे ऐसे करंट बह जाती है, मतलब समुद्र का जो पानी है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ठंडा पानी है। आज ये ठंडा पानी साउथ अमेरिका के बगल में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या पड़ता? पेरू और चिली पड़ता। चिली क्यों इंपॉर्टेंट है? आजकल नए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में रेफरेंडम हुआ था वहाँ पर, ध्यान रखना, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये ठंडी करंट है। ठंडी करंट का मतलब क्या है? ये जो पानी समुद्र का बह रहा है वो ठंडा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो ठंडा पानी, इतना ठंडा है कि आजू बाजू की चीज़ों को भी वो ठंडा कर देता। तो करंट की वजह से यहाँ पर माहौल ठंडा है। अगर ये गर्म हो गया तो क्या होता है पता है? इसी के गर्म होने की वजह से एल नीनो होता, और एल नीनो होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया में क्या आता? सूखा। ऑस्ट्रेलिया में सूखा था तो हमारे क्या आता? सूखा। सब चीज़ इंटरलिंक्ड है। ये सब कहाँ पढ़ोगे? ओशियनोग्राफी।
ठंडी करंट, गर्म करंट, जगहों पर ऐसी करंट है। तो पूरे वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो यहाँ से एक करंट दूसरी आती है, क्यूरोशियो, यहाँ से करंट ऐसे जाती है, कुछ करंट इस तरीके से आ रही होंगी, कुछ करंट यहाँ से आ रही होंगी, कुछ करंट यूँ बह रही होंगी, यूँ बह रही होंगी, तो हर तरीके से करंट हर तरफ बहती है। ओशियोनोग्राफी में ये सब चीज़ें पढ़ोगे आप। इज दैट क्लियर? बाकी ओशियोनोग्राफी क्या है, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस हम करेंगे जब हम ओशियोनोग्राफी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल थिंग इज क्लाइमेटोलॉजी। इसमें कोई चीज़ याद करने वाली है ही नहीं, मुझे लगता है 90% चीज़ें याद करना, पूरा कॉन्सेप्ट है। क्लाइमेटोलॉजी का मतलब क्या? क्लाइमेट, क्लाइमेट का मतलब जलवायु, जलवायु का मतलब कि किसी भी रीजन पर 30 या 30 साल से ज़्यादा तक पाए जाने वाली एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होती है वो वहाँ का क्लाइमेट कहलाता है। किसी भी जगह पर 30 या 30 साल से ज़्यादा तक पाए जाने वाली एटमॉस्फेरिक कंडीशन का जो समावेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जलवायु। अब एटमॉस्फेरिक कंडीशन का समावेशन क्या है? वहाँ पर बरसात कैसी होती है, वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पर धूप निकलती है नहीं निकलती है, तो ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, प्रेशर कितना है, ये सारी चीज़ें मिलके क्या बन जाती है? जलवायु। और जलवायु से छोटा वर्ड होता है सीज़न, और सीज़न से छोटा वर्ड होता है वेदर। तो वेदर क्या होता है? डे टू डे, हर दिन किस तरह की एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। जैसे अभी बाहर निकलोगे धूप हो जाएगी, अभी एकदम से छाँव आ जाएगी, एकदम से बरसात पड़ने लगेगी, एकदम से ठंडा लगने लगेगा। डे टू डे चेंजेस आ रहे हैं वेदर। डे टू डे से जब हम 3 महीने 2 महीने 3 महीने के ऊपर जाते हैं, कहते ठंडे का मौसम आ गया, गर्मी का मौसम आ गया, बरसात का मौसम आ गया, ये क्या है? ये सीज़न है। और इन्हीं सब चीज़ों का समावेशन जब हम देखते हैं 30 या 30 साल से ज़्यादा के, तो हमारी जलवायु कहलाती है। और इस जलवायु वाले के बारे में जब हम चीज़ें पढ़ेंगे उसी को हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। जब इसको पढ़ेंगे तब हम इसमें पढ़ेंगे मॉनसून क्या है, क्योंकि हमारी जलवायु का नाम पता क्या है? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। अगर हमसे पूछे कि भारत की जलवायु कैसी है, तो ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अब ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट एक तरह का क्लाइमेट है। तो पूरे वर्ल्ड में कितने तरह के क्लाइमेट पाए जाते हैं? कोल्ड क्लाइमेट होगा, हॉट क्लाइमेट होगा, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, है चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा। तो पूरे वर्ल्ड का पहले पढ़ना है आपको, कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरे वर्ल्ड का भी पढ़ना है, पूरे इंडिया का भी पढ़ना है। तो पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर तो हमने पढ़ लिया ट्रॉपिकल साइक्लोन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। चाइना में कैसा पाया जाता है, इस वाले रीजन में कैसा मिलता है, इस वाले रीजन में कैसा मिलता है, इस वाले में कैसा मिलता है, इस वाले में कैसा मिलता है। सेम लैटिट्यूड पे है, लेकिन यहाँ पर बरसात ज़्यादा होती, यहाँ पर बरसात कम होती। क्यों? क्योंकि जो विंड चलती है, ट्रेड विंड ऐसे चलती, तो अपने साथ मॉइस्चर लाके आई है, तो यहाँ पे बरसात देगी। अब पानी यहाँ पे चूता जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? कम बचेगा ना। यहाँ से विंड चली, समुद्र से चल रही है ना, तो इनके पास क्या है? मॉइस्चर। मॉइस्चर कहाँ पर साथ दिया इन्होंने? यहाँ पर। अब कितना बचा? 100 यूनिट इनके पास मॉइस्चर था, बरसा दिया, 90 बचा। आगे बढ़े फिर बरसा दिया, 80 बचा, और आगे बढ़े 70 बचा, करते करते यहाँ पर सूखा पड़ गया। सेम लैटिट्यूड पे होने की वजह से एक रीजन वहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है, और दूसरे रीजन पर सेम लैटिट्यूड होने की वजह से वहाँ पर दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट पाया जाता। क्यों हो रहा है? क्लाइमेट की वजह से। क्लाइमेट 30 से 40 साल का प्रोसेस होता। हम उससे जुड़े हुए सारे तथ्यों को क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे तो पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ेंगे। तब आपको पता चल जाएगा कि मेडिटेरियन सी वाले, जो मिस्र वाले होते हैं, जो टर्की वाले होते हैं, गोरे गोरे काहे होते हैं, इतने बेहतरीन स्किन वाले क्यों होते हैं? हाँ, तो पता चलेगा कि मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में वहाँ का मौसम इस तरीके का है कि वहाँ पर सिट्रस फ्रूट, खट्टे फल बहुत अच्छे से होते हैं, या जैतून टाइप का, अंगूर, संतरे, सब बहुत अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट इस तरह का है। और जब अंगूर संतरा बेहतरीन झब्बा होगा तो खाएंगे तो काहे के लिए हो जाएंगे? एकदम गोरे से देख लिया, इतने हैंडसम लड़के, इतने हैंडसम लगते हैं, लगाए। हाँ, सब लोग वहाँ के इसी तरह। टर्किश सीरियल आप देखिए, एक से एक लोग आपको दिख जाएंगे, इतना खूबसूरत क्यों होते हैं? मैं खाएंगे जब इतना बेहतरीन। और उसी रीजन की फिर आप आगे ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, वो ऐसा क्लाइमेट है हर दिन पानी बरसेगा जरूर, पानी पाओगे जरूर। वहाँ पानी नहीं होता तो लोगों को उलझन होती, यहाँ पानी पचर हुआ सब कुछ। क्यों हो रहा? क्लाइमेट की वजह से। पढ़ेंगे यार, दिस इंटरेस्टिंग वन। कहाँ पढ़ेंगे? क्लाइमेटोलॉजी में। अब बायोजियोग्राफी में क्या पढ़ेंगे? जीव भूगोल। मतलब
जीव से रिलेटेड जो भी नेचुरल वेजिटेशन, सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आ जाएंगी। वन क्या है, फॉरेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो फिजिकल ज्योग्राफी ये चीज़ें आपको समावेशित करेगी। क्या यहाँ पर पढ़ने के बाद ख़त्म? नहीं, ये फिजिकल ज्योग्राफी हम पूरे वर्ल्ड के बारे में भी पढ़ेंगे, इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे। इंडिया के बारे में, इंडिया का क्लाइमेट पढ़ेंगे, इंडिया के पूरे वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन सबके बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में ओशन पाए जाते हैं भाई, इंपॉर्टेंट ओशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी, भारत में इतनी विविधता है, पढ़ाने में और मज़ा आती है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, मज़ा आएगा एकदम, सब कुछ इसमें देखेंगे। क्या था बात क्लियर या नहीं? आगे बढ़ें। अब इसके बाद आएगी दूसरा वर्ड, क्या था? सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी में क्या पढ़ा जाए? मैं सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें क्लास में होती रहेंगी। थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लो। इसके बाद जो प्रीलिम्स में है, यहाँ पे क्या हुआ? फिजिकल ज्योग्राफी वर्ड कहाँ पे था? प्रीलिम्स वाले में। एक्सप्लेन कहाँ से किया है? मेंस वाले से। दोनों आर इंटरलिंक्ड। इसके बाद आता सोशल ज्योग्राफी। अब जितनी भी ज्योग्राफी एक दूसरे से अलग नहीं है। सोशल ज्योग्राफी का मतलब सामाजिक भूगोल। अब सामाजिक भूगोल में क्या पढ़ें? तो सामाजिक भूगोल में पढ़ना पड़ेगा कि अगर किसी जगह पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है तो रहती क्यों है? चाइना में इतने लोग क्यों हैं? जल्दी में रहते हैं। अब भारत वाले दूसरे वाले जल्दी नहीं, मतलब चाइना में, भारत में इतने ज़्यादा लोग क्यों रहते हैं? अलास्का में क्यों नहीं रहते? अलास्का मतलब ये यूएसए का पहाड़ है, ध्यान रखना। हाँ, अलास्का में इतने कम लोग क्यों रहते हैं? रशिया के तैमर पेनिनसुला, यहाँ पर लोग कम क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। तो ऐसे हर वो फैक्टर जिसकी वजह से एक समाज बनता है, सोसाइटी बनती है, और उसके अंतर्गत ज्योग्राफिकल फीचर कैसे रोल प्ले करते हैं, वो सारी चीज़ें सोशल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तब हम वहाँ पे पढ़ेंगे डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का मतलब क्या होता? जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी मतलब किसी भी जगह पर पाए जाने वाली जनसंख्या ज़्यादा क्यों है, लड़के ज़्यादा क्यों हैं, लड़कियां ज़्यादा क्यों हैं, क्यों इतनी ज़्यादा है, सारी चीज़ें। कहाँ से पढ़ोगे ये सब चीज़ें? आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है, लेकिन इसके लिए डेटा आपको चाहिए होगा, तब आप डेटा के लिए सेंसस रिफर करोगे, सेंसस रिफर करोगे। इसी तरीके से इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आएगा, और भी बहुत सारे डेटा है जो हम लोग को आप लोग को अपडेट करा रहे हैं। तो जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी। अब डेमोग्राफी जब पढ़ोगे तो इसी के अंतर्गत आप और पढ़ोगे कि एज ग्रुप क्या है। एज ग्रुप क्या है? जैसे अब इंडिया की जनसांख्यिकी और जापान की जनसांख्यिकी में क्या डिफरेंस है? इंडिया की पॉपुलेशन और जापान की पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस, कोई बता सकता है? छोटे बड़े हैं? पॉपुलेशन पूछ रहा हूँ, हाइट नहीं पूछ रहा हूँ। इंडिया की ज्योग्राफी जनसांख्यिकी और जापान की जनसांख्यिकी में क्या फ़र्क है, कोई बता सकता है? नहीं, सोच के बताओ। शायद हो सकता ना बता पाओ, बिकॉज आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन हम आपको बताएंगे। वहाँ की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो बुढ़ी हो चुकी है। वहाँ की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो बुढ़ी हो चुकी है, मतलब मरने के करीब है। जाहिर सी बात है, बूढ़े लोगों की मरने की जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होंगे। इसी वजह से हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो परमानेंट प्रेसिडेंट किसको बनाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इससे पहले किसको बनाया था? सचिदानंद सिन्हा को बनाया था। क्यों बनाया था? सबसे बड़ा वो थे, सबसे रिस्पेक्टफुली, सबसे एजेड थे, लेकिन उस प्रैक्टिस के बाद हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया। क्यों बनाया आप लोग समझ गए होंगे, ऑब्वियसली नहीं समझ पाए। तो जापान की पॉपुलेशन इस समय क्या है? ज़्यादातर बूढ़ी हो चुकी है। वहाँ पर जो वर्किंग है, अब क्या पढ़ोगे? जब जापान की एज ग्रुप के बारे में पढ़ोगे तो होगा कुछ लोग आपको ऐसे होंगे जो वर्किंग एज वाले होंगे, मतलब काम करने वाले, कुछ बोलो जहाँ बोलो वहाँ मेहनत कश मजदूर। तो भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन को रखने वाला देश है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन, काम करने वाले जो एज ग्रुप है वो भारत में पाया जाता है। तो एज ग्रुप है, इसका मतलब वर्किंग एज ग्रुप 15 से
15 के बाद लोग अक्सर काम करने के लिए चालू हो जाते हैं, क्योंकि 14 साल तक पढ़ाई करो, अगर आगे नहीं पढ़ाई कर रहे तो 15 के बाद काम करो, 15 से लेकर 59 या 64 तक। तो वर्किंग एज ग्रुप क्या है? अगर वर्किंग एज ग्रुप ज़्यादा है तो काम ज़्यादा करेंगे, काम ज़्यादा करेंगे तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो जीडीपी ज़्यादा होगी, जीडीपी ज़्यादा होगी तो शायद डेवलपमेंट भी ज़्यादा हो जाए। कैसे पता चलेगा? डेमोग्राफी में, डेमोग्राफी में एज ग्रुप देख के तब हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। ये सब चीज़ें आपको कहाँ से पता चलेंगी? सेंसस से। तो हम सेंसस भी पढ़ेंगे इसमें। क्या पढ़ेंगे इसमें? सेंसस बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ेंगे। और अच्छी बात ये है कि आप लोगों का सेंसस शायद चेंज ना हो सकता है सरकार खराब हो, कुछ हो जाए तो नया सेंसस करवा दे। सेंसस का मतलब समझ लो जनगणना। तो ये सब चीज़ें सेंसस इसमें पढ़ेंगे। इसी तरीके से और क्या पढ़ेंगे हम लोग? सोशल डेवलपमेंट। क्यों वो अर्बन एरिया में लोग ज़्यादा रहते हैं, किन किन देशों में किन किन जगहों पर अर्बनाइजेशन पाया जाता, नगरीकरण पाया जाता, और किन किन जगहों पर लोग गांव में अभी भी रहते हैं, क्या वजह है? अर्बनाइजेशन अगर है तो वहाँ पर क्या बेनिफिट है, रूरल एरिया है तो वहाँ पर क्या निगेटिविटी है, मतलब किस तरह की सहूलियतें वहाँ पर नहीं मिली। तो ये जो क्रिटिकल एनालिसिस है, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, ये सारी चीज़ें। अब अर्बन एरिया है तो अर्बन एरिया का सेटलमेंट कैसे होता? अगर कोई ज्योग्राफी ऑप्शनल में रखना चाहता है, उसकी सबसे तगड़ी चीज़ और सबसे कॉन्सेप्चुअल चीज़ यही बनाती है। इसी के अंतर्गत आप लोग पढ़ोगे अर्बनाइजेशन हो गया, इसके अंदर पढ़ोगे सेटलमेंट। सेटलमेंट के अंदर ही अर्बन एरिया में सेटलमेंट होता और रूरल एरिया में सेटलमेंट होता। अर्बन एरिया में सेटलमेंट होता, रूरल है तो सेटलमेंट है किस तरह का? कभी कभी रोड के बगल में सेटलमेंट होता, कभी कभी एक सेंट्रल पॉइंट पे कोई चीज़ बन जाती है, जैसे हॉस्पिटल बन गया, उसके आजू बाजू सब सेटलमेंट हो जाता। होता ना कि एक जगह पे हमने हॉस्पिटल बना दिया बहुत बड़ा सा। अब जैसे लुलु मॉल है, अब लुलु मॉल बनने की वजह से वहाँ पर कितना अर्बनाइजेशन हो जाएगा, लोग आजू बाजू रहने लगेंगे, रोड बनती जाती है, डेवलपमेंट होता चला जाता। तो ये जो इतने क्रिटिकल कॉन्सेप्ट हैं, क्या चीज़ें हैं, कैसे होती, कैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता है, अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स क्या हैं, झुग्गी बस्तियाँ, सैनिटेशन, बीमारियाँ, क्या प्रॉब्लम है, क्या मेरिट क्या डीमेरिट, नगर के और रूरल एरिया के क्या मेरिट डीमेरिट हैं, सब चीज़ें आप इसी सोशल ज्योग्राफी में पढ़ोगे। इज इट क्लियर? उसके बाद क्या बात आती है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी अगेन पैसा आ गया भाई, खुशी हो गई सब। इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी की जब बात आती है तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसे से रिलेटेड। एग्रीकल्चर लोग क्यों करते हैं? पैसे के लिए करते भाई, ऑब्वियसली। कभी कभी एग्रीकल्चर करने के पर्पस भी अलग होते हैं। अब इसमें कई प्रोसेस होते हैं, जैसे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, मतलब प्रिमिटिव का मतलब होता है आदिम काल से, पहले ज़माने से जिस तरह के एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है जीवन यापन। जब जीवन यापन करने के लिए वही हल, वही बैल, वही खेत, वही लोग वही तरीके की प्रैक्टिसेस करते हैं, चला रहे हैं हल, फड़वा मार रहे हैं, तो प्रिमिटिव तरीके। हल जो है वो भी लकड़िन का है, खेत जोत रहे हैं। तो जब जीने के लिए, सब्सिस्टेंस के लिए आदि मानव वाले ज़माने के यूज़ किए जाते हैं, उस तरह के एग्रीकल्चर है, ये पर्पस है ताकि पेट भर जाए। उसके बाद हमारा परिवार बढ़ा, 4 लोग थे, 4 के बाद 8 लोग हो गए, तो क्या करना पड़ेगा? हमें मॉडर्न तरीके अपनाने पड़ेंगे, ट्रैक्टर भी लाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें। उसके बाद एक पर्पस होता है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए एग्रीकल्चर किया। दूसरा कि एग्रीकल्चर को कमर्शियल एग्रीकल्चर बोल रहे होते हैं, वाणिज्यिक खेती, वाणिज्यिक कृषि। क्या हो रहा है? पैसा कमाने के लिए। ये सब चीज़ें क्यों आ रही? पैसा मैटर आ रहा है ना, एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर पैसे से रिलेटेड बात है। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। हाँ, डिफरेंट तरह के मिनरल, कोई मिनरल कहाँ पर पाया जा रहा है, क्या मिल रहा है, झारखंड में ही क्यों मिलता, हाँ, जम्मू कश्मीर में इतना मिनरल क्यों नहीं मिलता, क्लासिफिकेशन होना नहीं चाहिए, क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी में कवर्ड हो जाएंगी।
तो आपको मैटर ये है इतनी सारी चीज़ें, और एक चीज़ और हम आगे लिख दें, मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको पढ़नी है। तो ये नॉर्मल सी सिलेबस की डिकोडिंग है, नॉर्मल सी। अभी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जब क्लास स्टार्ट होगी तब उसमें हर एक टॉपिक को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। ये चीज़ें आपको पढ़नी है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में सिर्फ यही नहीं है कि एग्रीकल्चर पढ़नी है, और भी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे एनर्जी से रिलेटेड हो जाएगी, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो जाएगी। अभी पढ़ा था ना इंडस्ट्री के बारे में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में इस वाला सब इंक्लूडेड है। तो ये सारी चीज़ें एंड एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें। अब इसके बाद आता है मिसलेनियस, क्योंकि हर जगह एक्सेट्रा 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 लिखा हुआ है, ETC इत्यादि 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 हर जगह लिखा हुआ है। तो इत्यादि में क्या है, तो मिसलेनियस में जो करंट ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट हो रही है, करंट ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट हो रही है, लाइक एमॉक, शायद नाम भी ना सुना हो, एमॉक, हाँ, एटलांटिक मेडिटेरियन ओशनिक सर्कुलेशन। क्या होता है, बात करेंगे इस बारे में। हाँ, इसी तरीके से मैंने एक दिन बता तो दिया था आप लोगों को, एल नीनो मोडुकी नाम सुना था ना, क्या बताया था, एल नीनो मोडुकी, ठीक है। इसी तरीके से ऑरोरा ऑस्ट्रिस, नाम इसके इसी आ चुके, अंग्रेजों ने रखे तो हिंदी वाले बताए नहीं, तो इंग्लिश वाले करो। फिर ऑरोला बोरलिस, है ना, ये सारी चीज़ें, और झुआ भर ऐसी चीज़ें, अगेन एक्सेट्रा। ये किस में आ जाएगा, मिसलेनियस में। ऐसे करते 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 हम लोग को बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में हम लोग को एक्सप्लेन करके पढ़ना है। और ध्यान रखना, ये चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरे वर्ल्ड के लिए हैं, और यही सेम चीज़ें पूरे कॉम्प्रिहेंसिव वे में किसके लिए हैं, इंडियन के लिए। अगर आप मिनरल्स के बारे में, वर्ल्ड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इंडियन मिनरल्स के बारे में पता होना चाहिए। इवन इंडिया वालों को थोड़ा जोर से पता होना चाहिए। और अभी बहुत सारी चीज़ें मैंने बीच में छोड़ी, जैसे रिवर्स, तो सब चीज़ें जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सब चीज़ें कंप्लीट होती चली जाएंगी। अलग अलग माउंटेन्स क्या है क्या चीज़ नहीं है, सब चीज़ें। ये एक मोटा मोटा सा क्लासिफिकेशन है जिसमें आप लोगों को चीज़ें पढ़नी है। ये एक रेंज है, पूरा एक्सप्लेन नहीं है। पूरा एक्सप्लेन कब होगा, जैसे जैसे क्लास चलती चलेगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आई थिंक कुछ बताया नहीं, तो डाउट क्या होगा, बस छोटा छोटा सा टच किया है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बुक लिस्ट, कि आपको बुक में पढ़ना क्या है। द नेक्स्ट पॉइंट इसमें रहेगा, व्हाट इज अ बुक लिस्ट। नेक्स्ट पूछ सकते हो बेटा, हमसे पूछ सकते हो। बुक लिस्ट पढ़ना क्या, उनको सी किताब है। अगेन मेरा जो प्रेफरेंस रहता है हमेशा इस रिस्पेक्ट में एनसीईआरटी है, ठीक है, ध्यान से देखना। एनसीईआरटी है जो शायद मैं प्रेफर करूंगा, अगर पढ़ाऊंगा मैं, जो कि कोशिश है पूरी पढ़ाएंगे, तो उसमें मैं प्रेफरेंस जो देता हूं वो 11th और 12th को देता हूं। 11th और 12th में दो एनसीईआरटी आती हैं, एक पूरे वर्ल्ड के लिए होती है और एक इंडिया के लिए होती है। इसी तरीके से 12th में भी वर्ल्ड के लिए एक होती है, इसके लिए इंडिया के लिए होती है। इन दोनों में फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात की गई है, फिजिकल, और इसमें इकोनॉमिक या सोशल वाली, इकोनॉमिक एंड सोशल वाली बात की गई। ये दो मेन बुक हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी को लग रहा है कि 11th 12th वाली रियल में कॉन्सेप्चुअल बुक्स हैं जिसमें थोड़ा सा आपको इशू हो सकता है, तो मैं चाहता हूं कि पर्सनली आप लोग का इनिशियल फेज है तो आप लोग क्लास 6, 7 इन बुक्स को ज़रूर प्रेफर करें, इन बुक्स को ज़रूर प्रेफर करें। इन बुक्स को ही आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना है। जैसे एक दो बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, लेकिन जो रिपीटेशन के साथ आपका रिवीजन के लिए होगा, क्या पढ़ना है, 11th और 12th क्लास के। अब ध्यान रखना,
11th और 12th क्लास की अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो जितने भी ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट है सबके साथ आप टच जरूर कर जाओगे। जैसे 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी में ज्वार भाटा के बारे में दिया हुआ है, ज्वार भाटा जिसको हम लोग टाइड्स बोलते हैं, इसके बारे में दिया हुआ है। लेकिन आपको करना क्या है कि जितना इसमें दे दिएगा उतना सीख नहीं, आपको उसकी जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो सके उतनी आपको लेनी है। आपको थोड़ा गूगल सर्च भी करना पड़ेगा और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और इतना काम ना करना पड़े तो हम लोग यहाँ पर हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्वार भाटा की जो इन्फॉर्मेशन है जो एनसीईआरटी में दिमाग तक आपको स्टिक ना रखें। अब ज्वार भाटा में इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, व्हाट इज़ नीप टाइड, व्हाट इज़ स्प्रिंग टाइड, हाँ किस डेट में होता है, क्या चीज़ें होती हैं, इतना डिटेल में नहीं दिया है। तो आपको क्या करना है कि जो टॉपिक दिए हुए हैं उनको बहुत मजबूती के साथ देखना, थोड़ी और एनालिसिस के साथ देखना है। एनालिसिस करने की हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। तो जो बुक लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है आपके लिए वो 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ हैं, और जिसको अगर थोड़ी दिक्कत हो रही है वो 6, 7, 8, 9, 10 को भी पढ़ सकता है। ज़्यादा समय नहीं लगता, पत्ती सी किताबें पढ़ के चले जा सकते हैं, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं सारी चीज़ें इसमें कवर्ड है। लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज टफ हो जाती है, इस वजह से पहले आप लोग को ये पढ़वाया जाता है। इसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको अपने रिसोर्सेज में होनी चाहिए वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एटलस। ये नहीं तो सब कुछ बर्बाद है। एटलस इज एवरीथिंग फॉर ज्योग्राफी। और आजकल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़ा इस बेस में है कि इफ यू आर नॉट कैपेबल टू एक्सप्लेन हाउ टू रीड एटलस देन इट विल बी अ डिवास्टेटिंग। एटलस इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एटलस दो तरह के मतलब कि दो इंपॉर्टेंट ही आते हैं। एक आता है ओरिएंट ब्लैक स्वान का, ब्लैक स्वान का आता है, और दूसरा आता है ऑक्सफोर्ड का। इन दोनों में से कोई एक भी ले लो आप, चल जाएगा, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई नहीं लेना है। हाँ इन दोनों के अलावा कोई ना। और ज़्यादा कोई ज्ञान बताने की कोशिश करे तो वो पूछे कि भैया ये चाहिए, नहीं चाहिए, हमें इन्हीं दो में से एक दो। ओरिएंट ब्लैक स्वान का ऑनलाइन पे सर्च करना दिख जाएगा और जाके लेके आओ। ज्योग्राफी का मतलब एटलस साथ में होना चाहिए, किस समय कौन सी चीज़ें खुल जाएंगी आपको पता नहीं चलेगा। इज दैट क्लियर? बाकी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लासेस। ये नहीं करोगे तो शायद कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसमें स्किप मत करना। क्लासेस बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो रियल में आपके लिए नीडी बन मचा रहा है। इसी वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी लूँ, बिकॉज हम नहीं चाह रहे कि यूपीएससी टेस्ट आपको मिल जाएगा, पढ़ने के लिए आप कुछ भी पढ़ सकते हो, पीसीएस तक खुद पढ़ सकते हो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप का कॉन्सेप्ट है ना प्रीवियस एनालिसिस के साथ, वो शायद मैं किसी दूसरे के हाथ में नहीं दे सकता, क्योंकि हमने जिम्मेदारी अगर आप लोग के लिए तो हम चाहते हैं वो टच के साथ आए, नहीं तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। फिलहाल क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीजियसली क्लासेस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने रिसोर्सेज में क्या रखना है, ये बेसिक चीज़ है। उसके बाद जो क्लास में क्लास नोट्स पढ़ाए जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे वो इसके साथ ऐड ऑन कर देंगे, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसके साथ जो कि हर सब्जेक्ट के साथ चलता है वो आपको रखना है, वो है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर मतलब ये तो ऐसी हड्डी है जो ना नीचे जा रही है ना ऊपर आ रही है, वही है ये, मतलब सब कुछ है। इसके बिना काम नहीं बनेगा अब के सिनेरियो में। क्यों नहीं बनेगा? जैसे इस बार क्वेश्चन आया कि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर कौन कौन टच करता है, तो अगली बार किसके बारे में पूछेगा, किसको पता? वर्ल्ड में 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, क्या सारी कंट्रीज़ के बगल में चेक करें, हाँ इसके बगल में वाला बॉर्डर, इसके बगल में वाला बॉर्डर, पगला जाओगे, है ना, हमारी तरह बाल हो जाएंगे, पागल हो जाओगे। कैसे, कितना याद रखोगे? टर्की के पीछे कौन सी कितनी कंट्री है याद करो, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं। तो आपको करना क्या है? अफगानिस्तान क्यों पूछा? अफगानिस्तान इसी वजह से पूछा कि जब अफगानिस्तान में अमेरिकन ट्रूप्स वापस गए तो एक हवाई जहाज वहाँ से उड़ा और हवाई जहाज की छत पर लोग बैठे थे, और में से एक बंदा बेचारा चूक गया वहाँ से, जैसे आम चूका, तो उसने अफगानिस्तान के पीछे पूछ लिया कि अफगानिस्तान से कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है। हाँ, जैसे ये देखो अफगानिस्तान कहाँ पे है, अफगानिस्तान, सारे तान पूछ लिए उसने, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, फलाने तान 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 तान, सारे तान पूछ लिए, एक नहीं था उसमें।
तो जो न्यूज़ में चल रहा, अब अफगानिस्तान इतना न्यूज़ में था, अब रशिया यूक्रेन इतना चल रहा है, तो रशिया यूक्रेन के बारे में आपको पता होना चाहिए, कोई बुक थोड़ी ना बताएगी। तो अब रशिया यूक्रेन को देखो, आर दे शेयरिंग बॉर्डर विथ ईच अदर? हाँ कर रहे हैं। वो कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जो दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करती है? तो पता था बेलारूस भी करती है, लाटविया करती है, पता नहीं करती है कि नहीं करती है। ये आपको ऑब्जर्वेशन रखने पड़ेंगे। कौन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास जा रहा है, कौन सा लॉन्गिट्यूड है, यूक्रेन की सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है, यूक्रेन में कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी पाए जा रहे हैं नहीं पाए जा रहे हैं, कोई ज्योग्राफिकल एक्टिविटी वहाँ पर होती है कि नहीं होती है। इतना दिमाग आप चला पाओगे? नहीं चला पाओगे, हम बता रहे हैं नहीं चला पाओगे। तो इसके लिए क्या करना है, कंटिन्यूअस वे में आपको पेपर पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि यूपीएससी वाले भी इतना दिमाग नहीं, वो भी पेपर नहीं से उठा के पूछते भाई। यूक्रेन रशिया, अब यूक्रेन और रशिया के बारे में कुछ तो पॉइंट होना चाहिए। अब इसी तरीके से जैसे मान लो ताइवान के बारे में खेल आ रहा है, तो ताइवान की लोकेशन देखो कहाँ, ये जो छोटू सा है, टॉम एंड जेरी कितना है, नाक में उंगली करे हुए। अब ताइवान यहाँ पर छोटू सा है एकदम, तो अब ये छोटा सा है, चाइना के साथ क्या रिलेशन इनका, बीच में इनके बीच में कुछ जा रहा है ना, तो इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं? ताइवान की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, कोई माउंटेन, कोई वोल्केनो, कुछ इस तरह की चीज़। चाइना में तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। चाइना के किस पोर्शन के साथ लगता? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ताइवान किस पोर्शन के साथ लग रहा है? इस वाले को, तो उसे क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट चाइना। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अक्साई चीन जो है, हाँ अक्साई चीन है, उसमें एक पर्टिकुलर दे दिया गया था लोकेशन कि अक्साई चीन बताइए कि ये इनमें से कहाँ पर सिचुएटेड है। तो अक्साई चीन कहाँ है? ये वाला जो रीजन छोटू सा, यहाँ पर अक्साई चीन पाया था। तो पूछा गया था नुब्रा वैली के नॉर्थ में, नुब्रा वैली के साउथ में, लद्दाख रेंज के ईस्ट में, लद्दाख रेंज के वेस्ट में। आप कहेंगे भाई लद्दाख तो सुना, लेकिन नुब्रा वैली कहाँ सुन लिए? क्लैश हुआ है इंडिया और चाइना और पाकिस्तान के बीच में, वहाँ पे हमेशा होता रहता। तो आपको क्या काम करना है, करंट अफेयर का। अब करंट अफेयर मजबूरी नहीं है, बात समझ रहे हो? क्वेश्चन इस तरह के, अब एक क्वेश्चन पूछा गया कि दिल्ली से एक लॉन्गिट्यूड आता है, अगर आप एक लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करो जो कि दिल्ली से पास हो, लॉन्गिट्यूड का मतलब देशांतर। दो तरह की लाइन होती है ना अर्थ पे, पड़ी खड़ी, खड़ी वाली को देशांतर, पड़ी वाली को अक्षांश। तो अगर मान लो दिल्ली कहीं पे है, दिल्ली मान लो यहाँ कहीं पे है, और दिल्ली से एक लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करो, तो बताओ यहाँ पे 3 सिटीज और 4 सिटीज दे दी गई। अब बताओ एक दी गई थी बैंगलोर, एक दी गई थी मैंगलोर, एक दी गई पता नहीं कौन सी अलग थी। पूछा कि इस लॉन्गिट्यूड से सबसे पास वाली कौन सी है, तो हमको सबसे पास वाली ये है। तो यहाँ पे कौन सा शहर था, उन 4 ऑप्शन में से आपको छानना था। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? एटलस थोड़ा सा अपनी एनालिसिस करो। कहने लगे हम कोहिमा से स्टार्ट हुए और कोहिमा से आने आने तिरुचिरापल्ली तक पहुंचे, और तिरुचिरापल्ली तक पहुंचने पे अगर हमने किसी भी समुद्री चीज़ का सहारा नहीं लिया और लैंड ही लैंड आए, तो बताओ कितने स्टेट होते हुए हम तिरुचिरापल्ली पहुंचे। अब तिरुचिरापल्ली का ये कहाँ है, भारत में है का? तो आपको क्या करना है, अब सारे भारत जितने पूरे इंडिया में स्टेट हैं, राज्य हैं, डिस्ट्रिक्ट, सबके नाम है कद्दू, पगला जाओगे एकदम। तो कम से कम इतना याद रखो कि भारत के कौन कौन से स्टेट हैं, उनकी मेन कौन कौन सी राजधानी है, और वो कौन कौन से शहर हैं जो बहुत, जैसे बेंगलोर है और एक है मैंगलोर। बेंगलोर क्या है, इंडिया की आईटी हब बोला जाता। हाँ, नासिक के क्या मशहूर है? हाँ, नासिक की क्या मशहूर है कि संतरे कहाँ के मशहूर है? नागपुर। तो नागपुर के संतरे मशहूर है, तो नागपुर थोड़ा बहुत देख लो क्या है। अब ये नहीं कि बैठ गए हाँ नागपुर के संतरे, तो अंगूर कहाँ के? फिर दूसरा केला भी तो है हापुड़ का। अब ये नहीं करना, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, जो चीज़ आती जाए उसके बारे में मार्क करते जाओ। हाँ ये चीज़ है, हाँ? जितना पढ़ते जाओगे, जितना नॉलेज एक्वायर करते चलोगे, चीज़ें चीज़ें। ये कहाँ के क्वेश्चन बन रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रीलिम्स से पूछे हैं, बताए हैं आपको, जाके ना यकीन जाके देख लो। इज दैट क्लियर? ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो बुक लिस्ट में इतनी चीज़ें रखेंगे, बाकी क्लासेस करते रहेंगे और एटलस को आँख खोल के देखेंगे। ये नहीं कि टीचर ने बता दिया हो गया काम। ये बात हो गई।
करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस क्या है ये आप लोग जान चुके हो, इसके बिना काम नहीं बनेगा। अभी मानसून बर्स्ट के बारे में बात हुई, मानसून कम हो गया, ज़्यादा हो गया, फला फला सब कुछ इसमें दिया होता है। तो करंट अफेयर के साथ थोड़ा सा अच्छा सा खाना बना के चलिए, ठीक है। सुपर 23 बैच में जो इसकी क्लासेस चलेंगे उसमें आपको एक्स्ट्रा पढ़ के आने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज नो एनी बुक लाइक लक्ष्मीकांत की ऑल इन वन है, तो इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो क्लासेस पढ़ाया जाएगा वो आपको पढ़ना है। हाँ ये है, आप लोग को रेफरेंस दे देंगे कि अपने क्लास से आपको क्या क्या चीज़ें करनी। तो ये कुछ अप्रोच होने वाली है, जिसमें बुक लिस्ट हो गई, सारी चीज़ें इसके अंदर हो गई। अब बाकी कैसे क्लासेस चलेंगी, जब क्लासेस चलती जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग को चीज़ें बताते जाते हैं। अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं इस रिस्पेक्ट में, आराम से, कोई जल्दी की बात नहीं। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये एक वर्बल क्लासिफिकेशन था, डिटेल्ड क्लासिफिकेशन। जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसका डिटेल क्लासिफिकेशन आपको बताया जाएगा, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर इसको यहीं पे फाइंड अप करते हैं।